ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Thank you for joining the class. Welcome to the class. Okay, so today we have another topic to discuss. Please don't even think of divorce. This is our topic for today's class. I know that all the Matajis who join this session, who keep on joining, who regularly joins or sometimes join and hears my recording, they don't even think of divorce. आप लोग सब ऐसे हैं ही नहीं कि वी आर थिंकिंग ऑफ डिवोर्स। पर एक्चुअली दिस सेशन इज एज इट्स बीइंग रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसे काफी लोग सुनेंगे, दूसरे माताजीज भी। और हम भले ही उसके बारे में ना सोच रहे हो, पर आसपास हम कुछ माताजीज को ऐसे देखते हैं और कुछ परिवारों को, ऐसे गृहस्थ लोगों को हम देखते हैं जो इसके बारे में सोच रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये रीजंस क्या हैं, किस कारण से इतने सारे लोग पहले मुझे याद है एक्चुअली ये टॉपिक मेरे दिमाग में कैसे आया। वो 1 या 2 दिन पहले मेरे एक बहुत करीब की फ्रेंड, वो अपने भाई के बारे में बता रही थी, जिनकी शादी 9 साल चली और 9 साल के बाद बहुत ही अच्छी शादी, लव मैरिज था और बहुत अच्छे से वो शादी करी थी। भाई की, एक ही भाई है उनका, और के जो भाभी आई वो भी अच्छी ही थी, पर 9 साल के बाद ऐसा कुछ हुआ कि that ended in divorce. So she was sharing all these things, और and we were discussing. She is also a devotee and teacher in Gurukul. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो we were discussing that point कि पहले, कुछ साल पहले की ही बात है, जब ये सब चीजें हमें दिखाई भी नहीं देती थी। बहुत रेयरली कुछ लोग दिख जाते थे जो डिवोर्स्ड हैं। पर आजकल आप कोई भी जगह रहने के लिए जाइए, कोई भी एरिया में जाइए, आपके आस पड़ोस में या आपके जान पहचान में या आपके रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग तो मिल ही जाएंगे जो डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं या डिवोर्स्ड हैं। इट हैज नाउ बिकम वेरी कॉमन सिनेरियो। देख रहे हैं, मतलब धीरे धीरे खाना अच्छा नहीं बनाता। ये चीज जो पहले बहुत रेयरली होती थी और लोग इसे बहुत खराब जगह से देखते थे, खराब तरीके से देखा करते थे कि भाई कोई लड़की डिवोर्स लेकर अपने घर आ जाए माता पिता के, तो बहुत ही उसको एक खराब दृष्टिकोण से देखा जाता था, बहुत ही निम्न दृष्टिकोण से देखा जाता था कि भाई क्या हो गया, ऐसा क्या बहुत बड़ी बात हो गई जो डिवोर्स लेना पड़ा। इट वॉज नॉट अ वेरी कॉमन थिंग। डिवोर्स, सेपरेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब चीजें बहुत रेयर होती थी। इट वॉज अ रेयर थिंग, बट नाउ इट हैज बिकम वेरी कॉमन डे बाय डे। ये सब चीजें बहुत कॉमन होती जा रही है। ऐसे लोग दिखना, ऐसे लोगों को हम जानते भी हैं। आई नो यहाँ पे जितने भी शायद माता जी आए हैं, आई डोंट नो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता होगा जो डिवोर्स नहीं। हम सभी लोग 1 या 2 व्यक्ति का से जानते ही हैं कुछ माताजी को जो डिवोर्स हैं या सेपरेटेड हैं, राइट। और ऐसे घरों को भी जानते हैं जिसके हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे या है। ऐसे दीज थिंग्स आर बिकमिंग वेरी कॉमन नाउअडेज। विल डिस्कस द रीजन, क्या हुआ ऐसा कि ये सब चीजें धीरे धीरे बहुत कॉमन होने लगी। जो चीज कुछ सालों पहले बहुत ही अनकॉमन थी, रेयर थी,
और जिसे बहुत ही निम्न दृष्टिकोण से, बहुत ही खराब दृष्टि से देखा जाता था, वो चीज अभी धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही है। और इन सोसाइटी ऑल्सो दे आर बीइंग एक्सेप्टेड। मतलब अभी सोसाइटी में भी ऐसे लोगों को ठीक से एक्सेप्ट किया जा रहा है और उसमें कोई खराब दिखाया ही नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ओके इट्स नॉर्मल एंड यू आर एक्सेप्टेबल। ओके, तो वी विल डिस्कस द रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चीज शुरू कहाँ से हुआ, विल ट्राई टू डिस्कस। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स हमारे गुरुदेव की पुस्तक विमेन मास्टर्स और मदर्स से लिया है। वह पुस्तक ही मेरे लिए प्रेरणा है, गाइडलाइंस है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मैं, मेरे गुरुदेव की असीम कृपा है कि उन्होंने ये पुस्तक हम माता जी के लिए लिखा है, तो उसी में से मैंने ये पॉइंट्स अपने लेक्चर के लिए लिए हैं वहां से। ओके, तो सबसे पहले, इज देयर एनी वर्ड लाइक डिवोर्स इन शास्त्र? क्या शास्त्रों में या संस्कृत शब्द लैंग्वेज में ही क्या डिवोर्स का कोई शब्द प्रमिलता है? नहीं। डिवोर्स जैसा कोई शब्द शास्त्रों में, कोई उल्लेख, कोई घटना ऐसी कोई स्त्री की नहीं आती कि भाई वो डिवोर्स लेकर अपने माता पिता के घर चली गई। नो, देयर इज नो मेंशन ऑफ डिवोर्स इन शास्त्र। कोई ऐसा शब्द है ही नहीं। अगर आप डिवोर्स शब्द का संस्कृत में ट्रांसलेशन देखेंगे तो देयर इज नो ट्रांसलेशन एट ऑल। पर आजकल क्योंकि इतना ज्यादा कॉमन हो रहा है, इसीलिए लोग इसे विवाह विच्छेद या तलाक करके संबोधित कर रहे हैं। जो शब्द शास्त्रों में या कहीं भी संस्कृत पुस्तकों में आपको नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई चीज था ही नहीं। There was nothing existed like divorce in previous years. पहले के जमाने में ऐसा कुछ शब्द या ऐसी कुछ चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। परंतु ये कब शुरू हुआ? गुरु महाराज लिखते हैं कि 1955 में भारत के संविधान में डिवोर्स लॉ इंक्लूड किया गया। जवाहरलाल नेहरू के शासन में ये डिवोर्स का जो एक्ट है वो हिंदू एक्ट में इंक्लूड किया गया कि अब हस्बैंड वाइफ ऑफिशियली डिवोर्स ले सकते हैं और अलग अलग रह सकते हैं। मतलब लीगली इट वाज एक्सेप्टेड। पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं। पर उसके बाद धीरे 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 जब फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, तो 1955 में जवाहरलाल नेहरू के शासन के अंदर यह चीज लीगली एस्टैब्लिश कर दिया गया कि भाई अब लीगली लॉ के अंतर्गत भी हस्बैंड एंड वाइफ डिवोर्स लेकर सेपरेट हो सकते हैं और दूसरी शादी कर सकते हैं। वहां से ये ऑप्शन स्टार्ट हुआ। समझ रहे हैं आप? सी, ऑप्शन इन्फ्लुएंसेस द माइंडसेट। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, आप समझिए कैसे ऑप्शन जब दिया जाता है तो वह हमारे माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल में अगर कोई विद्यार्थी एडमिशन लेता है और उससे यह बताया जाता है कि तुम्हें पूरे साल यहाँ इस एक क्लास में पढ़ना है और उसके बाद ही तुम्हें स्कूल से टीसी दी जाएगी, और इस स्कूल में एक साल के दौरान अगर तुम्हें कोई सब्जेक्ट बहुत टफ लगता है या तुम्हें एग्जाम्स यहाँ के टफ लगते हैं या कोई भी चीज टफ लगती है, फिर भी तुम्हें एक साल के बाद ही टीसी दी जाएगी। ओके, ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट टुक द एडमिशन, वो एडमिशन लेगा। उसको उसके दौरान, साल के दौरान कोई सब्जेक्ट्स बहुत हार्ड लग रहे हैं या पढ़ाई हार्ड लग रही है या किसी के साथ एडजस्ट करना हार्ड लग रहा है, किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ कॉपरेट करना मुश्किल लग रहा है, देन ऑल्सो व्हाट ही विल डू, ही विल वर्क हार्ड ऑन दैट। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। दूसरा केस है, एक स्कूल है जहां पे एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है और उसे कह दिया जाता है कि भाई तुम्हें इस एक साल के दौरान कुछ प्रॉब्लम आती है, पढ़ाई में कुछ समस्या आती है, पढ़ाई बहुत हार्ड लगती है, टफ लगती है, कुछ सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, या किसी स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम आती है, किसी टीचर के साथ प्रॉब्लम आती है, तो यू कैन क्विट। तुम स्कूल छोड़ सकते हो और हम तुम्हें टीसी देंगे, यू कैन गेट एडमिशन इन अनदर स्कूल। नाउ व्हाट दैट स्टूडेंट विल डू, as soon as he will face the problem, he will quit the school. He will not work hard on that. वो बिल्कुल मेहनत नहीं करेगा उस चीज को वर्कआउट करने में, उस चीज को, उसका समाधान ढूंढने में मेहनत नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज ही हैज द ऑप्शन नाउ। सिमिलरली संविधान में 1955 में जब ये डिवोर्स लॉ लीगली एक्सेप्ट किया गया,
तब धीरे धीरे स्त्रियों में और पुरुषों में भी ये ऑप्शन जब दिया गया कि भाई ऐसा हो सकता है, हम लीगली कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम डिवोर्स लेकर सेपरेट हो सकते हैं और दूसरी शादी कर सकते हैं, जब ये ऑप्शन दिया गया तो डिवोर्स एकदम से बहुत रैपिडली बढ़ने लगे। पहला ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं था, तो एवरीबडी यूज्ड टू डू व्हाट, इवन इफ देयर इज अ प्रॉब्लम दे यूज्ड टू वर्क हार्ड ऑन दैट, दे यूज्ड ट्राई टू एडजस्ट ऑन दैट। समझ रहे हैं आप? समझ रहे किस प्रकार से हमारे माइंडसेट चेंज होती है बिकॉज ऑफ द ऑप्शन नॉट अवेलेबल। जब ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है तो करेंगे क्या? husband and wife will try to adjust, will try to cooperate, will try to live together because there is no option left right? So पहले के जमाने में, just one generation before, in my mother's age, grandmother's age, right, मेरे मम्मी के जमाने में, मेरे grandmother के जमाने में, all the ladies used to never, because there was nothing like divorce, they never think of that कि हम अपने husband से अलग रह सकते हैं। they don't used to, they never used to think about that. They used to adjust, they used to cooperate, they used to sacrifice, they take it as their responsibility, they take it that this is my life, this is how I am, I have to do with it, मतलब मुझे करना ही है, I am bound to do it, there is no option there. Okay, so that's why previously there was no option, was not there, so there was no divorce. But now because option has been given, थोड़ी सी परेशानी आती है, पीपल फाइल फॉर डिवोर्स, थोड़ा सा भी डिसएग्रीमेंट है, डिससेटिस्फैक्शन है, दे फाइल फॉर डिवोर्स। 1 ईयर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स चलते हैं मैरिज लाइफ में, दे फाइल फॉर डिवोर्स, राइट, एंड दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर अनदर ऑप्शन बिकॉज दैट हैज बीन सैंक्शन्ड बाय द लॉ। ओके, तो गुरुदेव वहां पे लिखते हैं कि वेस्ट में भी कुछ साल पहले, 1960s से पहले, डिवोर्स वॉज कंसिडर्ड वेरी रेयर एंड सिंफुल। वेस्ट में भी ये कल्चर था, सोचिए, इंडिया में तो है ही, इंडिया में तो कल्चर है ही, था ही, और धीरे धीरे बिकॉज इंडियंस आर इमिटेटिंग वेस्टर्न कंट्रीज, तो वह भी वेस्ट को कॉपी करने के चक्कर में यह चीज भी जो गलत है वो भी इंडियंस कॉपी कर रहे हैं। पर वेस्ट में भी पहला यह था, पहला ही कल्चर था 1960s से पहले कि डिवोर्स वॉज कंसिडर्ड वेरी रेयर एंड सिंफुल, ये मेंटालिटी उनके पास थी। परंतु गुरु महाराज लिख रहे हैं इट ऑल चेंज्ड इन 1960s। 1960s में धीरे धीरे चेंज होने लगा। हाउ इट गॉट चेंज्ड? मेनी पॉपुलर सॉन्ग्स केम एट दैट टाइम। वन ऑफ द सॉन्ग्स गुरु महाराज ने लिखे, प्लीज रिलीज मी। देयर वाज अ सॉन्ग, there was a famous song that came in the West, please release me. गुरुदेव ने उस सॉन्ग भी अपने बुक में लिखा है, प्लीज रिलीज मी, लेट मी गो, फॉर आई डोंट लव यू एनी मोर, टू वेस्ट आवर लाइव्स वुड बी अ सिन, सो रिलीज मी एंड लेट मी लव अगेन। So this was the song that was there in the West in 1960s, and that song became very popular at that time, and that influences the mind and consciousness of so many youths at that time. उस समय ये सॉन्ग इतना ज्यादा फेमस हुआ, जैसे हमारे भारत में भी कुछ ऐसे सॉन्ग्स की वजह से बहुत ज्यादा, भारत में जो पुराने जो सॉन्ग्स है, पुराने मूवी के सॉन्ग्स हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा लव मैरिजेस और इवन जो मूवीज हैं उसमें जो लड़का लड़की का जो इतना अट्रैक्शन दिखाते हैं, उसकी वजह से भी लोगों का दिमाग खराब हुआ। लोग अपने रियल लाइफ को भी मूवी लाइफ की तरह देखते हैं, एंड दे थिंक लाइक जैसे लड़का लड़की घूमते हैं, डांस करते हैं, सिंग सॉन्ग्स, एंड देयर इज ऑलवेज अ हैप्पी लाइफ फॉर एवर, जैसे मूवी में दिखाते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। देयर इज नो हैप्पी लाइफ फॉर एवर, there is no happy life forever, there is always a miserable life in this material world. We have to accept this thing, we have to accept this fact, right? Okay, so Gurudev लिख रहे हैं कि after this popular songs came up, then divorce increased in the West. Okay, now even in Germany, Srila Prabhupada गुरुदेव एक उदाहरण दिए हैं जर्मनी का। तो गुरुदेव बता रहे कि एक बार वो जर्मनी गए थे, वहां पे कुछ सत्संग था, और जर्मनी में एक सत्संग के दौरान एक उनके गॉड ब्रदर, गुरुदेव के गॉड ब्रदर उनके पास आए और कहा कि मैं 30 इयर्स से एक वाइफ के साथ रहता हूँ, आई हैव ओनली वन वाइफ एंड आई एम लिविंग विद दिस वाइफ फॉर 30 इयर्स। और जब सब लोग जो सत्संग में आए थे, जब उन्होंने सुना कि वो
30 ईयर्स से एक वाइफ के साथ रहते थे, एवरीबडी स्टार्टेड क्लैपिंग एंड अपलॉडिंग हिम। तो गुरु महाराज लिख रहे कि इट वाज द साइन ऑफ ग्रेट अचीवमेंट, इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट इन जर्मनी कि भाई एक व्यक्ति 30 साल से अपनी एक वाइफ के साथ रहता है। तो गुरुदेव वाज सेइंग कि दैट इज आल्सो ग्रेट अचीवमेंट इन ह्यूमन सोसाइटी कि भाई कोई व्यक्ति एक स्त्री के साथ पूरा जीवन रह पाए, राइट। इवन शिला प्रभुपाद यूज्ड टू से दैट दिस डिवोर्स एक्ट इज अ वेरी सिंफुल एक्टिविटी एंड इट्स नॉट एट ऑल कृष्णाज आइडियाज, इट्स आवर आइडिया। आजकल डिवोटी सर्कल्स में इवन अमंग इस्कॉन, विद इन इस्कॉन द डिवोर्स रेट इज इंक्रीजिंग, समझ रहे हैं। even though we are devotees, we are acting on the platform of the soul, we are trying to be on the platform that we are not this body, we are spirit souls। हम उस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए इतनी साधना कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और हम कृष्ण के दास हैं। Our constitutional position is to be servant of Lord Krishna. But being a servant of Lord Krishna, we are going against Krishna's idea. See the क्या बोलते हैं, how ridiculously we are behaving, कैसे हम behave कर रहे हैं। हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं जिसका फाउंडेशन ये है, जिसका मेन ट्रक्स ये है कि वी आर सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास। और ये जो डिवोर्स लॉज है वो बिल्कुल भी कृष्ण का आइडिया नहीं है, वो कहीं भी कृष्ण के विचार नहीं है, कहीं भी कृष्ण की शिक्षाओं में डिवोर्स नहीं आता है। बट स्टिल अमंग डिवोटी सर्कल्स देयर इज अ रैम्पेंट इंक्रीज ऑफ डिवोर्स। कैन यू इमेजिन हाउ वी आर बिहेविंग? एक्चुअली वी आर डूइंग भक्ति नॉट व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ कृष्णा सेइंग। हम भक्ति जब कर रहे हैं, ज्यादातर हमारी जो भक्ति होती है वो यह सोच के नहीं होती है कि कृष्ण को क्या पसंद है। ज्यादातर हमारी भक्ति का अभ्यास इस प्रकार से होता है कि हमें क्या पसंद है, हम वह भक्ति में वह चूज कर लेते हैं और उसके अनुसार भक्ति करते हैं। जैसे सेवाओं में भी हम चूज करते हैं अपनी सेवाओं को। अगर कोई टेम्पल कमांडर हमें कह दे कि भाई टेम्पल में आपको रोज झाड़ू मारना है, बाहर रोज आपकी सेवा है झाड़ू मारना, तो वी विल थिंक कि अरे मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं, मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रीचिंग का क्यों नहीं दिया गया, मैं टेम्पल में बैठकर क्लास भी ले सकती थी, माता जिसको प्रीच कर सकती थी, मुझे झाड़ू मारने की सेवा क्यों दी गई। राइट। सो वी मतलब वी शुड एनालाइज आवरसेल्व्स, आर वी रियली कंसिडरिंग आवरसेल्व्स सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा? क्या हम सही में भगवान के सेवक बनकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं? क्या भगवान की भक्ति करने के पीछे हमारा यह इंटेंशन है कि हम भगवान के सेवक हैं, कि हम अपनी इंद्रियों को तृप्त कर रहे हैं भक्ति की आड़ में? भक्ति भक्ति बोलकर ऐसा तो नहीं कि हम अपने को ही प्रसन्न करने में लगे हैं। सो द फर्स्ट, बिकॉज आवर टॉपिक इज डिवोर्स, फॉर डिवोटीज we have to very much keep in mind this thing कि this is not at all Krishna's ideas। ये भगवान की विचार नहीं है। भगवान ने कहीं भी गीता, भागवत या कोई भी ग्रंथ में डिवोर्स या हस्बैंड वाइफ सेपरेशन की चर्चा बिल्कुल भी नहीं की है। एवं शिला प्रभुपाद कन्वर्सेशन में बताते हैं, शिला प्रभुपाद अपना ही, अगर आप शिला प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे तो शिला प्रभुपाद अपना ही जीवन का उदाहरण देते हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि मेरी वाइफ के साथ हमेशा डिसएग्रीमेंट रहता था। आई वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद माई वाइफ। प्रभुपाद ऐसा क्लियरली लेक्चर में कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी से कभी सेटिस्फाइड नहीं था। इवन अगर आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़े होंगे तो प्रभुपाद इवन वन टाइम प्रभुपाद वेंट टू हिज फादर, वो अपने पिता के पास गौर मोहन दे के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये वाइफ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं लड़की, मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहता हूँ। तब उनके पिताजी ने कहा कि अच्छी बात है, पत्नी नहीं पसंद है तो अच्छा है, जल्दी डिटैचमेंट आएगा। दिस इज व्हाट हिज फादर सेड कि पत्नी नहीं पसंद है तो नो, पत्नी नहीं पसंद है तो अच्छी बात है, यू विल इजिली बी एबल टू रिनाउंस और गिव अप योर वाइफ, राइट। अदरवाइज बहुत ज्यादा हस्बैंड और वाइफ में अटैचमेंट होगा तो गिविंग अप बिकम वेरी डिफिकल्ट। वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में थोड़ा अनबन या खिचखिच या डिसएग्रीमेंट चले, दैट इज गुड एक्चुअली, फ्रस्ट्रेशन इज गुड। मटेरियल वर्ल्ड में फ्रस्ट्रेशन इज वेरी गुड एक्चुअली। We need to be frustrated with this material world. We don't want a very peaceful life in this material world. No, we don't want peaceful life. हमें frustration आए, that is good sign actually,
कि वी डोंट वांट टू लिव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो प्रभुपाद बताते हैं अपने लेक्चर में कि आई वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद माय वाइफ, देयर वाज लॉट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, डिसएग्रीमेंट। हर बात पे मेरी वाइफ के साथ मेरा डिसएग्रीमेंट था, परंतु ना तो मैंने कभी डिवोर्स का सोचा, ना मेरी वाइफ ने कभी मुझे छोड़ने का सोचा। ऐसा दिमाग में भी नहीं आता था, इवन दो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट। आजकल मोस्ट ऑफ द रीजंस क्या है डिवोर्स के? डिसएग्रीमेंट। मैं अपने पति से एग्री नहीं करती, हर बात पे हमारा डिसएग्रीमेंट होता है, हर बात पे हमारा झगड़ा होता है, इसीलिए हम डिवोर्स ले रहे हैं। पर प्रभुपाद इज सेलिंग कि disagreement and dissatisfaction was there in my life, but we never think of divorce. Why? Because that was not an option in their mind. They don't even think about that. जो चीज हमारे दिमाग के अंदर जो है ही नहीं, उसके बारे में हम सोचेंगे कैसे? राइट जो चीज हमने सोची ही नहीं, जब हम उसके बारे में विचार ही नहीं करें कि ऐसा भी हो सकता है, तो फिर दैट विल नेवर हैपन, राइट? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि इवन शिला प्रभुपाद महात्मा गांधी का भी उदाहरण देते हैं अपने लेक्चर में। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि एक बार महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी अपने ऊपर, ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, आई थिंक द एक्सपेरिमेंट्स, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, समथिंग लाइक दैट। एक बुक किताब लिखी थी महात्मा गांधी ने अपने अपने जीवन के बारे में। तो उसमें एक एपिसोड शिला प्रभुपाद कोट करते हैं कि एक बार महात्मा गांधी का अपनी पत्नी के साथ बहुत जम के झगड़ा हुआ, और गांधी ने अपनी पत्नी को बोला कि गेट आउट ऑफ दिस हाउस, तुम तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। तो बेचारी पत्नी रोते रोते बाहर चली गई, घर के बाहर, पर कहाँ जाए? देयर इज नो प्लेस टू गो। सो शी जस्ट सैट आउटसाइड द हाउस एंड स्टार्टेड क्राइंग। दैट इज व्हाट शिला प्रभुपाद से कि गांधी की वाइफ बाहर बैठ गई, घर के बाहर एंड चौखट के बाहर, और शी स्टार्टेड क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग द होल डे शी वाज क्राइंग, बट शी डिडंट गो एनीवेयर। कहाँ जाए? नो, शी हैज नो वे टू, नो प्लेस टू गो, कहाँ जाएंगे? उसके बाद सुबह से शाम हो गई, बाहर बैठे बैठे, शाम को गांधी जी बाहर निकले और देखा कि पत्नी बाहर बैठी है, रो रही है। देन गांधी सेड दैट ओके कम इनसाइड, एंड देन the conflict was resolved and everything was normal from the next day. Okay, so this is the situation. The wife never, even if there is a big quarrel in the house, then also the wife never leaves the husband. Even चाणक्य पंडित अपने चाणक्य नीति में बताते हैं कि अगर किसी घर में किसी की पत्नी बहुत अप्रियवादिनी, मतलब बहुत ही कटु बोलती है, बहुत ही कड़वा बोलती है, तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि इट्स बेटर फॉर द हस्बैंड टू लीव द होम एंड गो टू द फॉरेस्ट। तो वहां भी शिला प्रभुपाद अपना कमेंट करते हैं। शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि यहाँ पे भी चाणक्य पंडित ने ऐसे नहीं बोला कि यू टेक डिवोर्स, ही इज सेइंग दैट, ही इज टेलिंग द हस्बैंड कि यू गो टू द फॉरेस्ट, लीव द वाइफ एंड गो टू द फॉरेस्ट, राइट? सो इवन चाणक्य पंडित इज ऑल्सो नॉट टेलिंग टू डिवोर्स द वाइफ, ही इज टेलिंग टू लीव द वाइफ, गो टू द फॉरेस्ट, छोड़ के जंगल में चले जाओ, राइट? Okay, so divorce. Okay, now we'll discuss the reasons behind divorce. Why the divorce rate is increasing day by day. ऐसा क्यों हो रहा है कि डिवोर्स इवन भारत में, चलो वेस्ट में तो हम समझ सकते हैं कि कल्चर ही नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, कोई वैदिक संस्कृति का नामो निशान नहीं है, कोई शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, पूरी तरह से अज्ञानी लोग हैं, जानवर तुल्य लोग हैं, पशु तुल्य जीवन जीते हैं, तो वह ऐसा करें तो ठीक है। पर हम भारत में रहकर अगर इस प्रकार से डिवोर्स लेते हैं और हस्बैंड को छोड़कर सेपरेट रहना सोचते हैं और डिवोर्स लेकर दूसरी शादी करने के लिए लालायित होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि शिला प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह कि भारत वह देश है जहां पे हस्बैंड और वाइफ में इतना ज्यादा बॉन्डिंग हुआ करता था कि पति के मरने के बाद पत्नी जीना भी पसंद नहीं करती थी और अपने पति के साथ सती हो जाती थी। ऐसे भारत देश में हम लोग का जन्म हुआ है। सोचिए, ऐसे भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है जहां की पत्नियां अपने पति के शव के साथ सती होना पसंद करती थी। क्यों? क्योंकि they
want to enjoy life in the absence of her husband. अपने हस्बैंड के अनुपस्थिति में, मरण के पश्चात वह इस संसार को देखना भी पसंद नहीं करती थी, संसार को किसी प्रकार से भोगना नहीं पसंद करती थी। इसीलिए वो हस्बैंड के साथ ही सती हो जाया करती थी और हस्बैंड के लोक में जाया करती थी, हस्बैंड के साथ स्वर्ग में प्रस्थान करती थी। और अगर हस्बैंड शुद्ध भक्त है तो भगवत धाम हस्बैंड के साथ जाती थी। ऐसे भारत देश में हमारा जन्म हुआ है और उसी भारत देश में रहकर आज यह स्थिति है कि कोर्ट में सबसे ज्यादा अगर केसेस आ रहे हैं तो डिवोर्स के आ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो डिवोर्स जनरली शादी के कुछ ही साल बाद ज्यादा दिखाई दे रहा है, कुछ ही साल बाद, शादी के या 6 महीने के बाद, शादी के 1 साल बाद, या मैक्सिमम शादी के 2 साल डिवोर्स ज्यादातर रेट्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत कम समय में डिवोर्स हो जाते हैं। जो टिक जाती है वो टिक जाती है, 10 साल टिक गई तो टिक गई शादी, पर अगर नहीं टिकती तो 1 साल या 6 महीने में ही डिवोर्स हो जाते हैं। एंड नाउ दे हैव अ डिफरेंट पार्टनर। दे थिंक, okay, we'll discuss one by one कि what actually they think। वो ऐसा सोच रहे हैं, डिवोर्स लेने वाले जो लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल गुरुदेव लिखते हैं कि डिवोर्स सिस्टम, मतलब द process of divorce itself is very miserable. To file a divorce and to take a divorce itself is very miserable. The process itself is very miserable. हमारे जो इंडियन लॉ कोर्ट है उसमें मैं कई ऐसे माता जी को जानती हूँ, डिवोटी माता जी को, जो डिवोर्स फाइल किए हैं। अब तो इतना कॉमन हो गया है हमारे तरफ, इस तरफ दिल्ली वृंदावन साइड तो इतना कॉमन है ये सब चीज कि I don't know one Mataji, I know multiple Matajis, those who have filed divorce, those who are divorced person, those who are living separated। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ इस प्रकार के, बट आई डोंट वांट टू नो अबाउट व्हाट हैपेंड। मैं उनसे पूछती नहीं जाती कि भाई आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ, जो भी हुआ, बट आई नो देम, राइट। ओके, तो मैं ऐसे कुछ माताजी को जानती हूँ जिनका केस अभी भी चल रहा है। After many years also they are not able to get divorced because the process is very complicated। divorce process itself is very complicated। क्यों? क्योंकि अगर बहुत सारे complications होते हैं उसमें, लॉयर्स जो होते हैं, कौन केस फाइल किया है और उसके जिसने फाइल किया है उसको दूसरे वाले व्यक्ति को, स्पेशली हस्बैंड फाइल किया है तो हस्बैंड को वाइफ को कुछ पैसे देने पड़ते हैं। आई नो वन कपल, they got divorced, husband has to give 1 crore rupees to the wife। can you imagine? 1 crore rupees to the wife for getting divorced। this is the scenario। and I'm not at all talking about non-devotees, I am talking about devotees। can you imagine the situation? okay, so now we will come to the reasons। कुछ रीजंस ऐसे हम डिस्कस करेंगे। सी, हर एक गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम्स विल बी देयर, 100% प्रॉब्लम विल बी देयर। आपने एस्ट्रोलॉजी पूरा मैच करा के शादी की है, आपसे एस्ट्रोलॉजी नहीं मैच करा के शादी की है, आपने मंदिर में शादी की है, आपने भक्तों के आशीर्वाद लेकर शादी, कुछ भी की हो, प्रॉब्लम विल 100% बी देयर। रेडी टू फेस द प्रॉब्लम। अगर आप शादी यह सोच के कर रहे हो कि मुझे स्वर्गीय अनुभव होगा, तो गेट आउट ऑफ दैट इल्यूशन। अपने भ्रम से बाहर निकल जाइए। आप सोच रहे कि मैंने तो भक्त से शादी कर ली, अब तो मेरा जीवन एकदम वैकुंठ मुझे यहां ही दिखने वाला है, तो आप ये जो भ्रम में जी रहे हैं उससे बाहर निकलिए। क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन अलग होता है। गृहस्थ जीवन, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आई एम नॉट स्केयरिंग कृष्णांगी because Krishnangi will soon get married। I'm not scaring anybody, I'm just telling the reality because I am a grahastha।
since last 25 years. और everything we have done, astrological calculations, everything, our marriage was in temple, everything, the blessings of the Vaishnavas, everything was there. But still, practical life is very different. We have to face the challenges. और हाँ, एक चीज डिवोटीज में बहुत अच्छा है, जैसे आई गॉट मैरिड विद अ डिवोटी पर्सन बिकॉज आई ऑप्टेड फॉर दैट. ऐसा नहीं कि मुझे अचानक से कोई चीज हो गया. माय हस्बैंड एंड मी, हम लोग दोनों ने एक डिवोटी हस्बैंड और डिवोटी वाइफ के लिए चॉइस रखी थी, और हमें भगवान की कृपा से, वैष्णो की कृपा से ऐसा हो पाया, राइट. परंतु एक चीज बहुत अच्छा था कि जब भी डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स आए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, डिसएग्रीमेंट्स हुआ, डिससेटिस्फैक्शन, एवरीथिंग वाज देयर इन माय लाइफ एंड इट्स देयर इन माय लाइफ. बट एक चीज बहुत अच्छा था कि देयर वाज ऑलवेज अ हायर गोल इन द लाइफ. ये चीज हमेशा हमेशा मुझे हेल्प करी कि देयर वाज अ हायर गोल इन माय लाइफ, कि मेरे जीवन का गोल कुछ बड़ा था, धर्म का पालन था, कृष्ण की प्रसन्नता थी, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार काम करना है, यह मेरे जीवन का लक्ष्य है. इसीलिए प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी एट द बैक ऑफ माय माइंड ये चीजें बनी रही कि मैं अपने गुरुदेव की शिष्य हूं. मैं पत्नी तो हूं ही, पर साथ साथ क्या मैं शिष्य नहीं हूं? यस, आई एम अ डिसाइपल ऑफ माय गुरुदेव. अगर मैं इस प्रकार का अधार्मिक काम करूंगी तो मेरे गुरुदेव क्या के सामने क्या इंप्रेशन पड़े, कैसे शिष्य हैं, ऐसा लोग कहेंगे. मेरे गुरुदेव को लोग उंगली उठाएंगे, बोले ऐसे शिष्य हैं जो इस प्रकार का अधार्मिक कार्य करते हैं. दैट वॉज इन द बैक ऑफ माई माइंड. सेकेंड थिंग, सिर्फ शादी मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अभी रहना अच्छा लग रहा है तो मैं रहूंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अपने हस्बैंड के साथ अनकंफर्टेबल तो मैं नहीं रहूंगी. नो, धर्म वॉज द प्रिंसिपल. मुझे धर्म का पालन करना है. मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, दैट वॉज सेकेंडरी. मुझे मेरा क्या कर्तव्य है, भगवान ने मेरे क्या कर्तव्य शास्त्रों में लिखे हैं, वह मुझे करना है. क्यों? बिकॉज आई एम अ प्रैक्टिसिंग डिवोटी. क्यों करना है? क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग डिवोटी हूं. दैट्स व्हाई आई हैव टू डू, एंड आई हैव टू प्रैक्टिस व्हाट कृष्णा हैज सेड. जो भगवान ने कहा है मुझे प्रैक्टिस करना है. और भगवान ने भागवतम में स्त्रियों के धर्म की बताया है, जिसमें सबसे प्रधान धर्म है पति की सेवा करना, पति के साथ हर एक स्थिति में रहना, हर एक स्थिति में उनके साथ कॉपरेट करना. ये स्त्री का धर्म बताया है. आई हैव टू डू इट. व्हाई? बिकॉज आई एम अ प्रैक्टिसिंग डिवोटी, राइट. सो ये सब चीजें मेरे पर्सनली जीवन में मुझे बहुत हेल्प करी. इन गृहस्थ आश्रम, हर एक गृहस्थ आश्रम में हर एक व्यक्ति को अलग अलग चीजें मदद करती है. मैं अपने पर्सनल उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है. जैसे कई लोग को मैंने सुना है, कई लोग के जीवन में, गृहस्थ जीवन में कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट था, डिवोर्स तक पहुंच गए थे, पर बच्चों का सोचा, बच्चों के बारे में सोचा कि भाई बच्चों का जीवन, क्योंकि द मैक्सिमम क्या बोलते हैं डिसएडवांटेज अ पर्सन हैज while the husband and wife takes divorce. जब हस्बैंड एंड वाइफ डिवोर्स लेते हैं तो सबसे ज्यादा हानि किसको पहुंचती है? वह है उनके बच्चों को. बच्चे सफर्स, द चिल्ड्रन सफर्स द मोस्ट इन द हस्बैंड एंड वाइफ डिवोर्स. हस्बैंड तो शादी कर लेता है, दूसरी वाइफ अपनी शादी कर लेती है, दूसरी वाइफ अपना नया जीवन बसा लेती है, हस्बैंड अपना नया जीवन बसा. पर बच्चे, बेचारे बच्चे जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी गेन नहीं कर पाते कि भाई मैं किसका, मेरे पिता कौन है, मेरी माता कौन है, आई डोंट नो. मेरे कौन है, मेरे असली लोग कौन है, आई डोंट नो. सो दे फेस आइडेंटिटी क्राइसिस. दे हैव द आइडेंटिटी क्राइसिस कि भाई मेरे कौन हूं. Because husband get married to the another wife get married to another husband. They are thinking about themselves, but are they thinking about the child? क्या वो बच्चों के बारे में सोच रहे हैं जो बच्चे सफर करेंगे, राइट. सो दैट कैन ऑल्सो बी द रीजन. ये भी कई डिवोटी परिवारों में मैंने देखा है, हस्बैंड वाइफ होते हैं वो डिवोर्स नहीं करते हैं, डिवोर्स तक पहुंच जाता है, केस पहुंच जाता है, पर देन ऑल्सो दे विड्रॉ. क्यों? बच्चों के बारे में सोचते हैं.
राइट? सो बिकॉज ऑफ सम हायर गोल्स कि भाई मेरे बच्चों का क्या, जैसे मेरे जीवन में आई हैव माई ओन प्रायोरिटीज कि मेरे गुरुदेव हैं, मेरे खुद के मेरे कृष्णा के इंस्ट्रक्शंस हैं, गुरु महाराज की शिक्षाएं हैं, राइट? ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट टू पॉइंट कि भाई व्हाट कैन बी द रीजंस फॉर इंक्रीजिंग डिवोर्स रेट्स. बढ़ते डिवोर्स रेट के क्या क्या कारण आज की प्रेजेंट स्थिति में हो सकते हैं? सबसे पहला कारण है मैरिजेस आर बीइंग हेल्ड ऑन फिजिकल अट्रैक्शन. विवाह लड़का लड़की के शारीरिक आकर्षण के आधार पे हो रहा है, जो बिल्कुल गलत है एक्चुअली. किसी की सुंदरता, जरूरी नहीं है कोई सुंदर व्यक्ति हो तो वो स्वभाव का भी अच्छा हो. जरूरी नहीं है कि कोई खूबसूरत स्त्री चरित्र की भी अच्छी हो, राइट? इसीलिए सुंदरता पे मत जाइए, चरित्र पे जाइए, व्यवहार पे जाइए, स्वभाव पे जाइए. सुंदरता तो कितने साल चलेगी? 40 साल के बाद सबकी सुंदरता, 40 में, आजकल तो 35 में ही, 35 में ही सुंदरता ढलने लग जाती है. सफेद बाल होने लग जाते हैं, रिंकल्स आने लग जाते हैं. फिर आप क्या करोगे? आपने तो शादी सुंदरता से की थी, चरित्र और स्वभाव से नहीं की. चरित्र और स्वभाव तो है ही नहीं व्यक्ति में. then what will happen? When physical attraction will go away, dissatisfaction will come and it will lead to separation. इसीलिए पहले विवाह, मेरी मम्मी का विवाह, मैं जस्ट अपने मम्मी के विवाह के बारे में बताती हूँ. माई मदर हैज नेवर सीन माई फादर बिफोर मैरिज. मेरी मम्मी गांव से है, उन्होंने कभी मेरे पापा को मैरिज के पहले नहीं देखा. बड़े बुजुर्गों ने विवाह पक्का किया, शादी पक्की की, एस्ट्रोलॉजी मिलाया, कास्ट वगैरह जो देखा, सब जाति सब कुछ देखा, और जगह देखी, गांव देखा, और शादी पक्की कर दी. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द मैरिजेस एक जनरेशन पहले ऐसे ही हुआ करते थे. बड़े बुजुर्ग शादी पक्की करते थे और लड़का लड़की की राय ज्यादा नहीं ली जाती थी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग समझदार होते थे, अनुभवी होते थे, जीवन उन्होंने देख रखा होता था. और जवान लड़के लड़कियों का क्या होता है कि वो लोग अभी जवान है, वो शारीरिक आकर्षण में ज्यादा रहते हैं. जैसे एक लड़की को एक हैंडसम लड़का बहुत अच्छा लगेगा, एक हैंडसम लड़के को सुंदर लड़की बहुत अच्छी लगेगी, डेफिनेटली, क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है, राइट? पर शादी सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन पे आधारभूत नहीं होनी चाहिए. उसमें परिवार जुड़ते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से पूरा हॉरोस्कोप मैचिंग होना चाहिए. ये सब चीज आधार होना चाहिए एक विवाह के लिए, राइट? ओके, सो द फर्स्ट रीजन फॉर इंक्रीजिंग डिवोर्स इज मोस्ट ऑफ द मैरिजेस आर गेटिंग बिकॉज ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन. लव मैरिजेस, जिसको आज की मॉडर्न टर्म में बोला जाता है, इट वॉज अ लव मैरिज. हाँ, लव मैरिज, अरेंज मैरिज भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि लव मैरिज अरेंज मैरिज नहीं हो सकता, बट not only on the basis of love, because love doesn't exist in this material world. याद रखिए, love doesn't exist in this material world. Whatever we are seeing in this material world is only selfish love. That is not love, that is lust. शुद्ध प्रेम सिर्फ एक जीव भगवान के साथ करता है. भगवान का जो प्रेम जीवात्माओं के लिए है वह शुद्ध प्रेम है, और जीवात्मा का जो भगवान के लिए प्रेम होता है वह शुद्ध प्रेम है, बिना किसी स्वार्थ के. जो प्रेम बिना किसी स्वार्थ के होता है उसे शुद्ध प्रेम कहते हैं, जो इस भौतिक जगत में बहुत रेयरली पाया जाता है. जनरली एक बच्चे और माँ में यह निस्वार्थ प्रेम देखा जाता है, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, पर आजकल वह भी नहीं देखा जाता. आजकल माता का भी बच्चे के लिए प्रेम स्वार्थी हो गया है. तू ये करके दिखा, तू ये बन के दिखा, तू इतना पैसा कमा के दिखा, तब तू मेरा बच्चा है, अन्यथा नहीं. समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से द फर्स्ट रीजन इज physical attraction. Most of the marriages are on the basis of physical attraction. Second, very important, late marriages. This is also one of the reason. Late marriages करना एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है डिवोर्स के लिए.
क्या होता है जब हम लड़की की लेट मैरिज करते हैं? पहले के जमाने में आपको पता है, पहले शादियां, जैसे शिला प्रभुपाद अपने पुस्तक में बताते हैं कि एज सून एज द गर्ल अटेन्स प्यूबर्टी शी वाज मैरिड। एक्चुअली बिफोर द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले ही लड़की की शादी कर दी जाती थी। और लड़की के दिमाग में यह होता था कि मेरा लड़का फिक्स है, ये मेरे लिए है, ये जो लड़का है ये मेरा है, ये मेरा पति है, मेरा सारा अट्रैक्शन इसके प्रति है। राइट? तो इस प्रकार से लड़की के अंदर वह दिमाग में पहले से रहता था, और जैसे ही लड़की प्यूबर्टी क्रॉस करती थी उसे अपने ससुराल भेज दिया जाता था। दैट वाज द सिस्टम। अभी एक मुझे याद है, एक पेरेंट थे, तो मैंने बोला कि आपकी लड़की, बोले मैं बोला आपकी लड़की की शादी हो गई? तो बोले अरे मेरी लड़की बहुत छोटी है। तो मैंने बोला कितने साल की है? तो बोले 26। मैंने बोला 26, 26 years छोटे, मतलब आई डिडंट से एनीथिंग बिकॉज दे माइट गेट हर्ट बाय माय सेइंग। आई जस्ट केम बैक होम, मैं घर आई और मेरे प्रभु से बोला कि आजकल 26 एज छोटी बताया जा रहा है, तो बड़ी एज क्या है? I have seen devotee parents thinking of the marriage of the daughter at the age of 30. जब उनकी लड़की 30 साल की हो गई तब विवाह का सोचना शुरू किया। उसके पहले यही कहते रहे कि मेरी लड़की छोटी है, नादान है, घर का काम नहीं कर सकती। क्या आपको पता है वो कितनी नादान है? आपको रियली पता है उसकी सोच में कितनी मासूमियत है? शास्त्र बताते हैं कि जब कोई लड़की प्यूबर्टी पार करती है, पीरियड्स में आ जाती है, तो उसका अपोजिट सेक्स के साथ अट्रैक्शन उसके अंदर डेवलप हो जाता है। अपोजिट जेंडर के लिए जो आकर्षण है वो प्यूबर्टी बताता है कि हाँ अब उसका आकर्षण स्टार्ट हो गया है। और माता पिता कह रहे हैं कि मेरी लड़की मासूम है, नादान है। किस एंगल से मासूम और नादान है? वो कॉलेज में जाकर क्या कर रही है आपको कुछ पता है? कितने बॉयफ्रेंड्स बना रही है, कितने चक्कर चला रही है? डू यू नो एनीथिंग? इसीलिए वन ऑफ द रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग डिवोर्स इज लेट मैरिजेस। क्यों? क्योंकि जब किसी लड़की का हम बहुत लेट मैरिज करते हैं तो लड़की ने पहले ही बहुत सारे लड़के अपने जीवन में ला दिए हैं। ठीक है, उसने बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स बना चुकी है, बहुत सारे लड़कों के साथ उसने रिलेशनशिप बना लिया है, और इसकी वजह से उसके दिमाग में अलग अलग लड़कों के लिए अलग अलग इंप्रेशंस है। ये लड़का बहुत अच्छा, अच्छा इस लड़के में ये बहुत अच्छा है, उस लड़के में ये बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और जब उसकी शादी हो जाती है 32 ईयर्स में, तो वो अपने हस्बैंड में भी वह सब ढूंढना शुरू कर देती है जो उसने ऑलरेडी देख लिया है अपने जीवन में दूसरे लड़कों में। नाउ शी स्टार्ट्स कंपेयरिंग। अपने हस्बैंड में वो चीज वो देखना चाहती है, और जब वो नहीं मिलता है शी फाइल्स फॉर डिवोर्स। और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि क्योंकि वह इंडिपेंडेंट रह चुकी है, इतने सालों से वो 32 ईयर्स तक वो अकेले रह चुकी है, उसे पता है कि कैसे रहना है बिना हस्बैंड के। शी कैन लिव कंफर्टेबली। राइट? पर पहले कैसा होता था? पहले बेचारे छोटी लड़की बहुत प्यूबर्टी पार करके लड़की की जो पहले जो शादी फिक्स करी उसी के साथ शादी कर देती, तो लड़की सोचती थी यही मेरे लिए आइडियल है, जो मुझे हस्बैंड मिला वही मेरा आइडियल है। जिस जो इसके अंदर गुण है शायद लड़कों में यही गुण होते हो क्योंकि शी हैज नॉट एक्सपेरिमेंटेड बिफोर। उसने कभी पहले एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया दूसरे लड़कों के साथ। राइट? इसीलिए उसको अनुभव नहीं है, शी डजंट हैव एनी एक्सपीरियंस, तो वो उसी को अपना आइडियल समझकर एक्सेप्ट कर लेती है। राइट? सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ इंक्रीजिंग डिवोर्स इज लेट मैरिजेस। थर्ड इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। लड़कियां भी खूब पढ़ रही है, खूब बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर रही है, सभी क्षेत्र में लड़कियां भी दिखाई देती हैं, पायलट हैं, एयर होस्टेस हैं, कमांडर हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, सभी फील्ड, सर्जन्स हैं, पीएचडीज हैं, प्रोफेसर्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं। कौन से ऐसी फील्ड है जहां लड़कियां नहीं हैं?
और ये सब डिग्री हासिल करने में, ठीक है डिग्री तो चलो हासिल कर ली, नाउ शी इज अर्निंग 1 लाख पर मंथ। अभी कोई लड़की 1 लाख पर मंथ कमाती हो शादी से पहले, और उसने कभी किसी के कुछ घर में एक ग्लास भी ना उठाया हो, ना किसी को सर्व किया हो, क्योंकि टाइम ही नहीं है। शी हैज टू गो आउट फॉर वर्क, शी हैज अ जॉब, शी इज एक्टिव, शी हैज अ प्रोफेशनल लाइफ, राइट। तो उस लड़की का विवाह कर देंगे। आई नो दैट केस, मैं बहुत प्रकार के केसेस जानती हूँ इस फील्ड में, आई एम एक्सपीरियंस्ड इन दैट। एक केस मैं जानती हूँ, मेरे ही घर के केस है, मतलब मेरे मम्मी के साइड का केस, मेरे मौसी के साइड। एक लड़की जो जिसकी बहुत लेट शादी करे, उसके बाद माता पिता ने अराउंड 30 to 33 ईयर्स में शादी करे, और उसके पहले वो किसी बैंक में बहुत बड़े पोस्ट, बैंक मैनेजर थी शायद, और या बड़े पोस्ट पे थी बैंक में। उसकी शादी की है, 1 साल के अंदर शादी ब्रेकअप हो गया और डिवोर्स। रीजन कि जो परिवार में उसकी शादी किए थे, वो परिवार थोड़ा ट्रेडिशनल परिवार था, और वो चाहते थे, वो लोग भी पैसे वाले थे, पर वो चाहते थे कि बहू जो है वो घर में भी, घर के काम में भी इंटरेस्ट ले, जबकि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं है। पहले से वो प्रोफेशनली इंडिपेंडेंट बन चुकी है, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उसमें उसी को उसको उसी में रुचि है, उसको घर में के काम में कोई रुचि नहीं है, and that leads to divorce. Okay, so that can be the third reason. First reason is physical attraction. Second reason is late marriages. Third reason is financially independent girls. अगर स्त्रियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो वो क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पसंद करेगी? वो बोलेगी अरे जाओ भाड़ में, मैं खुद कमा के खा लूंगी, मैं खुद रेंट पे ले लूंगी अपना घर, ठीक है, मुझे माता पिता के पास भी नहीं रहना है, मैं अपना घर रेंट पे लेकर खुद अपना एग्जिस्टेंस करूंगी, मैं क्यों तुम्हारी चाकरी करूं, मैं क्यों तुम्हारा सेवक बनूं, मैं क्यों तुम्हारे ऑर्डर्स को क्यों फॉलो करूं? आई हैव माई ओन ईगो। दिस इज हाउ शी विल थिंक। ओके, और ये चीजें तो पहले थी नहीं। मेरी जो दादी थी, शी वॉज इलिटरेट, नो एजुकेशन, ओनली एजुकेशन वॉज शी न्यू हाउ टू टेल द सम प्रेयर्स। उसको कुछ प्रेयर्स उसकी माता ने सिखा रखा था, और वो भी क्यों सिखाया था कि जब सास के पास जाएगी तो सास को ये प्रार्थनाएं सुनाएगी, भगवान की प्रार्थनाएं बोल के सुनाएगी, इसीलिए वो सब प्रार्थनाएं सिखा रखी थी। ओके, सो वेयर दैट लेडीज विल गो, they are financially dependent, right? Okay, so third is financially independent. Fourth is tendency of always taking things. ये कलयुग की एक बीमारी एक्चुअली हम सबको लग गई है। इवन बर्थडेज में भी आप देखिए, मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जब किसी व्यक्ति का बर्थडे आता है तो हम कैसे, देखिए हम कैसे अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। हम अपने बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं? जब हमारे बच्चों की बर्थडे आती है तब हम क्या करते हैं? हम बच्चों को ऐसा फील कराते हैं कि नाउ इट्स योर डे, टुडे इज योर डे, नाउ एवरीबडी विल ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर यू। सभी लोग तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर आएंगे, वी विल कट केक्स, एंड देन we will distribute prasad, we will celebrate your birthday, today is a very special day, right? तो जन्मदिन पर हम बच्चे को क्या भावना डाल रहे हैं कि सभी लोग तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाएंगे। द टेंडेंसी ऑफ टेकिंग थिंग्स, तुम्हें यह मिलेगा, यह मिलेगा, यह चीज मिलेगी, और इस प्रकार से हम बच्चों के अंदर लेने की भावनाओं को कूट कूट के डाल देते हैं। जबकि एक मनुष्य को इस संसार में भली भांति जीने के लिए लेने की भावना छोड़कर देने की भावना ज्यादा होना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें बचपन से ही यह कह कहकर बड़ा किया है कि तू यह ले ले, तू वह ले ले, या तेरे लिए है तो यह खरीद ले, यह चीज ले आ। हम सब कुछ अपने लिए लेना चाहते हैं। हमारे अंदर देने की टेंडेंसी, देने की जो भावना है वो सिर्फ 20% है, और लेने की भावना 80% है।
इसकी वजह से क्या होता है कि जब विवाह होता है तो हम, क्योंकि विवाह में सैक्रिफाइस बहुत करना पड़ता है, वी हैव टू एडजस्ट, वी हैव टू सैक्रिफाइस, दैट इज द फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ विवाह, एडजस्टमेंट एंड सैक्रिफाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है यह चीज। विवाह का जो बेसिक जो पिलर है वो किस पे टिका हुआ है? सैक्रिफाइस। जैसे ही आपकी शादी होती है, डे वन से आपको टॉलरेंस और सैक्रिफाइस करने की भावना आनी चाहिए। गिव इट टू अदर्स, देने की भावना रखनी चाहिए। टेक इट, गिव अफेक्शन, गिव थिंग्स, सर्व अदर्स। अगर इस प्रकार की टेंडेंसी पहले से ही आपने इनकलकेट कर रखी है, देन योर मैरिज विल बी वेरी हैप्पी। पर अगर आपका ब्रिंगिंग अप इस प्रकार का है कि आप हमेशा लेने की सोचते रहते हो, देन योर लाइफ विल बी मिजरेबल। बोलो। यस, यस, क्लियर। देन योर लाइफ विल बी मिजरेबल, because the basic foundation of marriage is sacrifice, tolerance, सर्विस, जिसमें हमें देना होता है, चीजें लोगों को देना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, उनके स्वभाव के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। अगर जैसे किसी को साउंड से प्रॉब्लम, जैसे मेरे प्रभु जी को साउंड से बहुत प्रॉब्लम है पहले से, लाइक माय हस्बैंड हैज अ प्रॉब्लम विद साउंड। व्हेन ही इज स्लीपिंग देयर शुडंट बी एनी साउंड इन द हाउस। जब वो सोते हैं, जब वो रेस्ट करते हैं, तो बिल्कुल भी घर में आवाज नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार का। मतलब ही वॉन्ट्स टू स्लीप अलोन इनसाइड द बेडरूम, और मैं बाहर रहकर भी चुपचाप काम करना चाहिए। इवन मेरा अगर किचन में कोई काम पेंडिंग भी है तो वो भी नहीं अलाउड है, बाद में करना है। So we have to, initially I faced a lot of difficulty because of this। मुझे initially ये सब चीजों से बहुत प्रॉब्लम हुआ, सब आवाज, because my husband is very susceptible to sound। So then gradually I realized, I accepted it, I accepted that fact and start doing things accordingly। It's not a big thing। ये क्या बहुत बड़ी बात है? No, it's not a big thing, but still it can create havoc in your life। ये छोटी सी बात भी आपके जीवन में बहुत बड़ा धमाल ला सकती है अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, राइट? क्योंकि सी, व्हेन यू गेट मैरिड टू सम पर्सन, तो सबसे पहले यू विल मैरी टू अ डिवोटी पर्सन, राइट? आपने डिवोटी के साथ शादी की, बट डेफिनेटली देयर समथिंग इन हिज लाइफ विच इज नॉन डिवोशनल। समझ रहे? एक डिवोटी के जीवन में भी कुछ ऐसा होता है दैट इज नॉन डिवोशनल, क्योंकि वह पूरी तरह से प्योर डिवोटी तो है नहीं कि सब कुछ प्योर डिवोशनल प्लेटफॉर्म पे चलेगा, राइट? तो इवन इफ यू मैरी अ डिवोटी, देन ऑल्सो यू हैव टू ऑलवेज थिंक, कीप इट इन आवर हार्ट कि भाई मेरी शादी हुई है तो डिवोटी से भी हुई है, और जो नॉन डिवोशन चीज इनके अंदर है उससे भी हुई है, देन यू विल बी सेटिस्फाइड। पर अगर आप यह सोच के शादी करो कि भाई मेरी शादी डिवोटी से हुई है, एवरीथिंग विल बी लाइक डिवोशनल, एवरीथिंग विल बी कृष्णा कॉन्शियस, देन यू विल फेस प्रॉब्लम। जब शादी हुई है, दैट मीन्स कि उनके अच्छे और बुरे व्यवहार सबसे हुई है, मुझे सब कुछ एक्सेप्ट करना है, उनका अच्छा भी एक्सेप्ट करना है और बुरा भी एक्सेप्ट करना है, हर चीज मुझे एक्सेप्ट करना है और चलना है। अगर इस भावना से, एक्सेप्टेंस के भावना से आप चलेंगे, देन यू विल नॉट फेस प्रॉब्लम। पर अगर एक्सपेक्टेशंस के भावना से चलेंगे, एक्सपेक्टेशंस, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आर देयर इन योर लाइफ कि मैं जब जाऊंगी ऐसा होगा, मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, मेरे बर्थडेज आएंगे तो मुझे इतना सारा गिफ्ट्स देंगे, होली दिवाली में मेरे लिए साड़ी खरीद, इतना सारा एक्सपेक्टेशंस लेकर चलेंगे, देन यू विल फेस प्रॉब्लम। ओके, ओके, सो द फोर्थ थिंग इज tendency of taking always। leave that tendency, try to give things। और जब आप, मैं अपने जीवन में बताती हूँ कि जब हम किसी की सेवा करते हैं और किसी को कोई चीज देते हैं, ठीक है, उसमें जो प्रसन्नता होती है, आप देखिएगा कंपेयर करके, आप खुद भी सोचिएगा इस विषय में कि जब हम किसी से कोई चीज लेते हैं, ठीक है, तो हमें खुशी मिलती है, पर जब हम किसी के लिए कोई चीज करते हैं और कोई चीज देते हैं तो हमें उसमें ज्यादा खुशी मिलती है। एम आई राइट?
समझ रहे हैं Yes, आप जो Madhu मैं ji. बोल रही हूँ? यस, Yes, Madhu ji. जब हम यस हमें लेने में इतनी ज्यादा खुशी नहीं होती, ठीक है, वी फील हैप्पी कि मुझे मिला, पर जब हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी को कोई चीज देते हैं और बिना किसी एक्सपेक्टेशन को किसी की मदद करते हैं, तो एक अंदर से एक एक अच्छा महसूस, एक अच्छी फीलिंग आती है हमारे हृदय में, एंड वी फील हैप्पी कि मैंने आज निस्वार्थ भाव से किसी की मदद की, किसी को कुछ दिया विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. ओके, so this tendency of giving is actually very good. जब हमारा विवाह हो तो यह सोच के विवाह करें कि अब मुझे देना ही देना है, मुझे प्रेम सबको देना है, मुझे सैक्रिफाइस करना है, मुझे सेवा करनी है. लेने की भावना से शादी ना करें. ओके, नेक्स्ट, लैक ऑफ टॉलरेंस. द बिगेस्ट problem in today's life in marriage is lack of tolerance. Nobody wants to tolerate. किसी को टॉलरेट नहीं करना है, ना हस्बैंड को वाइफ को टॉलरेट करना है, ना वाइफ को हस्बैंड को टॉलरेट करना है. सब दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने ईगो को, क्या बोलते हैं, भारी ईगो को इम्पोज करना चाहते हैं. बट द थिंग इज, श्रीला प्रभुपाद सेज दैट a successful marriage mostly depends upon women's behavior. एक स्त्री के चरित्र, स्त्री के स्वभाव पे मैरिज टिका होता है. इसीलिए आप श्रीमद् भागवतम के श्लोक देखेंगे जहां पे श्रीमद् भागवतम एक श्लोक में आता है कि जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री अपने हस्बैंड को कंट्रोल कर सकती है, उसी प्रकार से भगवान के भक्त भगवान को कंट्रोल कर लेते हैं. तो आप सोचिए कि पतिव्रता स्त्री हस्बैंड को कैसे कंट्रोल करती है. यस, शी हैज दैट पावर टू कंट्रोल द हस्बैंड बाय हिज नेचर, बाय हिज बिहेवियर, बाय हिज स्वीट बिहेवियर, बाय हिज सर्विस, बाय सेल्फलेस सर्विस. पर ये चीज एक दिन, 6 महीना या 1 साल में संभव नहीं है. इसीलिए मैंने क्लास के आरंभ में बोला था कि अगर आप डेटा देखेंगे डिवोर्स के, तो ज्यादातर डिवोर्स 6 महीना, 1 साल या 2 साल के अंदर हुए हैं, क्योंकि वी लूज आवर पेशेंस. इवन मैंने भी अपने मैरिज लाइफ में देखा है कि इनिशियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट. बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे स्वभाव या ऐसे हैबिट्स सामने वाले व्यक्ति में होंगे जिसके साथ एडजस्ट करना हमें मुश्किल हो सकता है, और शायद ऐसा भी लगे कि अरे इट्स इम्पॉसिबल, मैं कैसे एडजस्ट करूंगी. बट इफ वी आर पेशेंट एट दैट टाइम, पर अगर हम इनिशियल डेज में, शादी के इनिशियल डेज में पेशेंस रखें, और शायद थोड़ा उथल पुथल हो सकता है हमारी साधना में, हमारे लाइफस्टाइल में, जैसा हम जीते थे, जैसे हम खाते थे, जैसे हम, जो हमारा दिनचर्या था शादी के पहले, उसमें शायद उथल पुथल आ सकती है. शादी के बाद हमारे सोने में, हमारे खाने पीने में, हमारे रहन सहन में चेंजेस आएगा, डेफिनेटली चेंजेस आएगा. तो आप सोचेंगे अरे मैं कैसे रहूंगी ऐसे, हाउ विल आई लिव. बट यू हैव टू थिंक कि यह इनिशियल डेज है जहां पे हस्बैंड भी आपके साथ एडजस्ट कर रहा है, राइट. ऐसा क्यों सोच रहे कि बस वाइफ को ही एडजस्ट करना है, हस्बैंड को एडजस्ट नहीं करना है आपके साथ. जिस प्रकार से आप प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, वो भी तो प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा आपके साथ. आप शुद्ध जीवात्मा है क्या? आप शुद्ध आत्मा है क्या? नहीं, आपके अंदर भी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके हस्बैंड को टॉलरेट करना पड़ रहा है. he also has to adjust with you, right? ऐसे पत्नियों का ज्यादातर क्या बोलते हैं, वो रहता है, प्रॉब्लम रहता है कि मुझे हस्बैंड को बहुत टॉलरेट करना पड़ रहा है, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़े. तो हस्बैंड को नहीं करने पड़ रहे. हस्बैंड ऑल्सो हैज टू एडजस्ट विथ यू, राइट. ही ऑल्सो हैज टू डू दैट ना, राइट. तो हम सिर्फ अपने ही एंगल क्यों देख रहे हैं, उनका एंगल क्यों नहीं देखते. उन्हें भी तो हमारे साथ एडजस्ट करना पड़ता है, राइट. तो इनिशियल डेज में, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों न्यू हैं, नए नए, अभी नया जीवन शुरू हुआ है, इसीलिए कहा जाता है कि विवाह एक नया जीवन की शुरुआत है. नया जीवन मिला जिसमें दो लोग, और कलयुग में स्पेशली दो लोगों का एक साथ रहना बहुत बहुत डिफिकल्ट है. दो लोग का एक साथ पूरा जीवन रहना बिना किसी कंफ्लिक्ट के बहुत डिफिकल्ट है.
जैसे बोलते दो बर्तन होंगे तो टन टन आवाज आएगी ही, उसी प्रकार से हस्बैंड वाइफ है तो आवाज आएगी ही, बट conflicts will be there, dissatisfaction will be there, disagreement will be there, but it should not end in divorce or separation. That is what Srila Prabhupada says. Yes, कलयुग है, कली का युग है, quarrels will be there, conflicts will be there, पर इसका जो कंक्लूजन है, जो एंडिंग है, वो सेपरेशन में नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति को सरेंडर करना ही पड़ेगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो वाइफ होती है। वाइफ नीड्स टू सरेंडर टू द हस्बैंड। क्यों? क्योंकि यह एक साइकोलॉजी है कि मैन्स ईगो इज ऑलवेज सुपीरियर इन फ्रंट ऑफ द वाइफ। तो बेटर है कि हम सरेंडर कर जाएं। क्या सोच के सरेंडर करें? ऐसा भी कह लो, क्यों मैं सरेंडर करूं, क्यों मैं उनके सामने झुक जाऊं? यह सोच के झुकिए कि भगवान ने शास्त्रों में आदेश दिया है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करिए, शास्त्रों के निर्देशों को फॉलो करने के लिए झुक जाइए, और ये सोचकर अपने जीवन को सक्सेसफुल समझिए कि हाँ, मैंने कृष्ण के आदेश के अनुसार काम किया। और जैसे श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, बहुत ही फेमस श्लोक है, मैं कहना चाहूंगी वो श्लोक बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इंकरेजिंग वर्स है श्रीमद् भागवतम में। दैट इज द वर्स, तत्ते अनुकंपांशु सुमिक्षमाना भुंजान एवात्मकृतं विपाकम। that is a verse. I'm not telling the whole verse. That is the meaning of the verse is tatte anukampam sumikshamana. It's saying, Sukdev Goswami is saying कि अनुकंपा मतलब कंपैशन, वह व्यक्ति आपके दया का अधिकारी है। सुमिक्षमाना मतलब अर्नेस्टली होपिंग, जो यह आशा में बैठा है। किस आशा में? भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। भुंजान मतलब मैं, मेरे जीवन में जितने भी परेशानियां मेरे धर्म को पालन करने में आती है, वो मैं सहन करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यह मेरी पिछले कर्मों का फल मुझे प्राप्त हो रहा है। जो पिछले कर्म जो मैंने किए हैं, जो इच्छाएं मैंने की है, उसके अनुसार मुझे ये रिश्ते नाते मिले हैं, और वो पिछले कर्मों का जो लेखा जोखा है वो आज मुझे मिल रहा है, जो मैं सहन करके, भुंजान मतलब इंड्योरिंग, मतलब मैं सहन करके उसे एक्सेप्ट करूंगा। ऐसा करने से क्या होगा? तत्ते अनुकंपा, मैं आपकी अनुकंपा का क्या बोलते हैं के लिए, क्या, हाँ, अनुकंपा का पात्र बनूंगा। आई विल बी क्वालिफाइड टू बी टेक योर कंपैशन, योर मर्सी। दिस इज व्हाट द श्लोक इज सेइंग। तो जब इस श्लोक को हमें रोज पाठ करना चाहिए, एवरी डे वी शुड डू दिस, यह सोच के कि ये जितने भी मैरिजेस में, जो भी गृहस्थाश्रम में जो भी परेशानियां हो रही है, आई एम गोइंग टू डू इट। वाई? बिकॉज दैट इज जो परेशानियां आ रही है वो मेरे पिछले कर्मों का फल है, और अगर मैं अपने धर्म में टिकी रहूं, इन परेशानियों के बावजूद भी अगर मैं अपने धर्म पालन में टिकी रही, तो मैं भगवान के कृपा की पात्र बनूंगी। कितनी बड़ी बात है, मैं भगवान की कृपा का पात्र बनूंगी, मुझे कृपा मिलेगी भगवान की अगर मैं ऐसा करती हूं तो। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो लोग अधर्म छूट जाते हैं, सोचते हैं कि भाई सिचुएशन को बदल करने से, पार्टनर को बदल करने से मेरे कर्म घट जाएंगे, नो, वो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। आपके पार्टनर बदलने से क्या आपका कर्म, जो आपके पिछले जन्म के क्रियाकलाप का जो फल है, वो क्या खत्म हो जाएगा? नहीं, वो किसी और रूप में आएगा, और भारी रूप में आएगा इससे भी भारी रूप में आएगा। इसीलिए बेटर है कि जिस सिचुएशन में हम हैं उसे एक्सेप्ट करके चले, और यह सोच के चले, भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, जो भी सिचुएशन, अभी जो भी कठिनाई मुझे हो रही, उससे शायद ज्यादा कठिनाई मेरे पास आने वाली थी, पर आपकी कृपा से मुझे कम कठिनाई मिली। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते रहें, देन यू विल बी द पात्र ऑफ कृष्णाज मर्सी। आप पात्र बनेंगे, आप क्वालिफाइड बनेंगे कि भगवान की दया आपको प्राप्त हो। पर जो लोग सिचुएशन को बदलकर, किसी और पार्टनर को चेंज करके सिचुएशन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, वह यह भूल चुके हैं कि कर्म का फल, आप कहीं भी गुफा में भी घुस जाओ, पर वो आपको ढूंढ के आपको मिलेगा ही। इसीलिए पार्टनर चेंज करने से क्या कर्म फल खत्म हो जाएंगे, दुख खत्म हो जाएंगे? नो, अब तो बहुत बड़े रिएक्शन से दुख आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अधर्म का मार्ग अपना लिया है।
पहले तो आप धर्म का मार्ग अपना के कठिनाई सहन कर रहे थे, राइट, और अब तो आपने डिवोर्स देकर अधर्म का मार्ग अपना लिया है, तो आपको और बड़ी कठिनाइयों के साथ दुखाने वाले हैं। इसीलिए बी अवेयर, बी रेडी फॉर दैट, राइट। Okay, so the next is that we lack tolerance. Okay, okay, next is lack of we shouldn't no expectations. जब हम विवाह करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रख के विवाह ना करें, जीरो एक्सपेक्टेशंस, नो एक्सपेक्टेशंस एट ऑल, ओनली वन थिंग इन द माइंड कि मुझे वहां जाकर अपना कार्य करना है, अपना धर्म सिंसियरली करना है, उसको करने के पश्चात मुझे जो मिलता है वो आई एम हैप्पी विद दैट। ओके, सो दैट इज नो एक्सपेक्टेशंस। ओके, नेक्स्ट इज द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षमा कर देना, लेट गो कर देना। प्रॉब्लम क्या है कि कोई घटना घटती है पर उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, चार आदमियों को बुला, वाइफ चार आदमियों को जाके बाहर, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को फोन करके बता, अपने माता पिता को फोन करके बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया, मेरे सास ससुर ने ऐसा किया, ये बहुत सारा लिस्ट बताती है, और उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, उससे प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेट हो जाता है, राइट। So that is the art of forgiveness. We should try to forgive and let go things. आज कुछ घटा, just forgive and let go. हमें let go कर देना चाहिए, right? Okay. And the most important thing, time is there. Okay. Okay. Actually, I should take this session, 2 sessions for this. It's a lot of list to discuss. Okay. The most important thing is, आप सोच सकते कि माता जी आपने कहा कि फॉरगिव कर देना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए, और सैक्रिफाइस करना चाहिए, सर्विस सेवा करनी चाहिए, इतनी सारी चीजें हम कहाँ से करेंगे, इतना हमारे पास शक्ति कहाँ से आएगी, इतनी हमारे पास सोच कहाँ से आएगी। इसलिए द ऑल अबव ऑल दीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी शुड हैव अ गुड साधना इन आवर लाइफ। अगर हमारा चैंटिंग बहुत अच्छा है, अगर हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत सिंसियरली हम प्रैक्टिस करते हैं, दैट विल गिव अस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स। हमें शक्ति, हमें बल कहाँ से प्राप्त होगा कि हम ये सब चीज कर पाएंगे, किसी को टॉलरेट कर पाएंगे, कष्ट सहन कर पाएंगे, किसी को क्षमा कर पाएंगे, ये सब चीजें हमारे आएगी कहाँ से? जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे, जब हम एक अच्छी साधना रखेंगे, जल्दी उठेंगे, मंगल आरती करेंगे, जप अच्छे से करेंगे, भगवान का नाम बहुत सिंसियरली जप करेंगे, विद अ प्रेयरफुल मूड, प्रार्थना के साथ करेंगे, तो भगवान हमें शक्ति देंगे कि हम अपने कार्यों को बहुत भली भांति, विदाउट एनी प्रॉब्लम, हम उसको सिंसियरली कर पाएंगे। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट इन सभी चीजों में से है कि हमारी साधना बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारा जप बहुत अच्छा होना चाहिए। वी शुड बी वेरी सिंसियर इन प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये सब चीजें हम अच्छे से कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब कोई व्यक्ति जमीन पे चलता है तो उसे चीजें बहुत बड़ी दिखाई देती है, राइट। जैसे मैं जमीन पे हूं तो मुझे पेड़ बहुत बड़ा दिखाई देता है, मुझे घर बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं। पर जब कोई व्यक्ति एरोप्लेन में फ्लाई करता है, तो जब एरोप्लेन उसके ऊपर से जाती है तो वही पेड़ और वही घर उसे छोटे दिखाई देने लगते हैं। छोटे मतलब शायद पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ है वो घर, इवन दो द प्लेन फ्लाइज अबव दैट। अगर वो प्लेन उस घर के ऊपर से जा रहा है, उस पेड़ के ऊपर से जा रहा है, तो हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि वो पेड़ कहाँ है, वो घर कहाँ है, क्योंकि वो इतने छोटे छोटे दिखाई देते हैं, राइट। उसी प्रकार से जब हमारी चेतना स्पिरिचुअल होती है, जब हम भक्ति साधना अच्छे से करते हैं और हमारी चेतना स्पिरिचुअल होती है, कृष्णा कॉन्शियस होती है, तो प्रॉब्लम्स इवन तो बड़ी हो वो छोटी दिखाई देने लगती है, और हमें लगता है ठीक है ना, कोई बात नहीं, ऐसा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड ऐसे करें, नो प्रॉब्लम, आई विल एडजस्ट। हाउ दिस हैपेंस? बिकॉज आवर कॉन्शियसनेस इज गेटिंग मोर एंड मोर स्पिरिचुअल। अब हमें छोटे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी छोटे दिखाई देते हैं।
जो बहुत बड़े दिखाई देते थे पहले, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होते थे दिमाग में, उसकी वजह से अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होते. वी सी दैट कृष्णा इज देयर विद अस. कृष्णा इज देयर विद मी ऑलवेज, एंड कृष्णा इज माई वेल विशर. सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातुम हम साक्षति. भगवान मेरे वेल विशर हैं, सुप्रीम विशर. तो कोई वेल विशर मेरे लिए खराब क्यों सोचेगा, राइट? तो इसीलिए वी हैव द बैक इन आवर माइंड कि भाई कृष्णा हैज गिवन मी दिस हस्बैंड, सो दैट व्हाटएवर द सिचुएशन, एक्सेप्ट द सिचुएशन. Okay, so that's some of the things I shared. There are so many things more, but let's, if somebody has any questions, any comments, we will take that. Am I audible here? Or my voice is breaking? Am I audible? Yes, Mataji. Okay. Okay, anybody has any questions, comments? Your comments. I welcome your comments also, because all are grahasthas here. Yes. Yes, Mataji, I liked your point about that independence also a lot. Yes. That is very, very relevant. Yes. So many points. Actually, just sat for half an hour and jot down some, because see, ये topic के लिए मुझे ज्यादा references की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? Because I am on that, because I myself is a गृहस्था. तो ये topic मतलब इतना practical topic है मेरे लिए कि because I am myself is गृहस्थ, और मैंने इतने सारे गृहस्थ लोगों से बातचीत की है, इतने सारे लोगों के साथ डील किया है, तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी हैं कि ये चीजों में मुझे ज्यादा मतलब किसी रेफरेंसेस की जरूरत नहीं पड़ी. गीता भागवत ये सब नहीं देखना पड़ा. आई जस्ट सैट फॉर हाफ एन आवर, जस्ट जॉट डाउन द पॉइंट्स. तो दिस इज माई एक्चुअली एक्सपीरियंस. बस हाँ, आई रेड गुरुदेव वुमेन मास्टर्स एंड मदर्स, जो सेक्शन है गुरु महाराज का, उसमें डिवोर्स का एक सेक्शन है, वो मैंने पढ़ा, उसमें से कुछ पॉइंट्स लिए. बाकी इट वॉज जस्ट माई एक्सपीरियंसेस, ये सब जो भी आई थॉट ऑफ, ये सब रीजंस हो सकते हैं. जी, एक चीज, एक पॉइंट ध्यान में आया, मैंने कुछ बीच में मिस हो गया था आपकी टॉक में. मैं बाद में रिकॉर्डिंग भी सुनूंगी जरूर. आपने शायद कवर किया होगा, बट अगर नहीं कवर किया तो जो पेरेंट्स का जो हाथ है, लड़की के पेरेंट्स का हाथ बहुत बढ़ रहा है आजकल. और लड़की के पेरेंट्स का, आई डोंट नो आपने पॉइंट कवर किया था कि नहीं, उनको शादी करके हाथ जोड़ लेने चाहिए ज्यादातर. तो मतलब आए लड़की मिले वो सब ठीक है, बट रोज रोज फोन करना और वो सब को बहुत डेट्रीमेंटल है. हाँ, यस, वेरी डेट्रीमेंटल. मुझे याद है, मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनकी मतलब मेरे मौसी की बेटे की जब शादी हुई, तब उसकी बहू आ गई घर पे. और बिकॉज वी आर ओवरऑल एक्चुअली वेरी, राजस्थान में जो मैरिजेस अभी बहुत ट्रेडिशनल होते हैं, और घूंघट रखना और ये सब अभी भी प्रथा चली आ रही है. ऐसा नहीं, एक्सप्लॉयटेशन जैसा कुछ नहीं है, पर प्रथा जैसे चल रही है, ट्रेडिशनल लिविंग और ऐसा सब. बहू कैसी है, बेटी अलग अलग होते हैं, बहू हमेशा माथा ढक के रख, दिस इज ऑल सिस्टम कस्टम स्टिल फॉलोड. तो उनकी जब बहू जब आई, वेरी ट्रेडिशनल, बहुत अच्छी बहू, पढ़ी लिखी, इवन दो शी इज एजुकेटेड, बट शी फॉलोज ऑल द कस्टम्स, और साड़ी पहनना, माथा ढकना. तो हर पेरेंट्स यूज टू कॉल, ऑफन दे यूज टू कॉल. तो उसने अपनी सास के सामने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, अभी आप मुझे बार बार कॉल मत करो, और आप मुझे यहाँ के बारे में मत पूछो, यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरे हस्बैंड कहाँ गया, प्लीज अब मत पूछो. और कुछ, मैं सब अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, और मेरा सब अच्छा चल रहा है. सो शी हरसेल्फ told her mother कि not to call and not to ask me about what's happening in ससुराल. ससुराल में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, प्लीज डोंट आस्क, राइट? तो इस प्रकार से, क्योंकि इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन. हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है, उसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं, दरार आ सकती है, अगर इतना ज्यादा इंटरफ्रेंस लड़की के पेरेंट्स का होगा, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकती है रिलेशनशिप में. तो या, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट कि मदर्स, मतलब लड़की के साइड के जो पेरेंट्स हैं, वो ज्यादा इंटरफेयर ना करें लड़की के जीवन में. दैट इज अ गुड पॉइंट एक्चुअली. Training is also very important actually.
ट्रेनिंग भी आजकल जैसे शादी करते हैं तो लड़की के माँ बोलते हैं कि बेटी कुछ भी तकलीफ हो तो हम लोग खड़े हैं, वी आर देयर टू हेल्प यू। तुरंत बताना, अगर हस्बैंड कुछ भी जोर से चिल्लाए या कुछ भी कहे या बोले, तुरंत हमें कॉल करना, वी विल बी देयर। सो दिस इज द मूड दैट इज इनकलकेटेड इन द माइंड ऑफ द गर्ल कि भाई आप कुछ भी करो मैं फिर बताती हूँ आपको। सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग एक्चुअली। यस यस माधुरी। माता जी ये भी मदर्स की कंट्रोलिंग मेंटालिटी है, ये भी मदर्स की कंट्रोलिंग मेंटालिटी होती है कि मैं रिमोटली बैठे बैठे उनका घर कंट्रोल करूंगी। यस यस सर्टेन हाँ लेवल पे बिल्कुल चल रहा बिल्कुल। होता है, दे डोंट इवन रियलाइज कि भाई मैं ऐसी हूँ अपनी जान हम्म, में। वो एक प्रेम का प्रेम कर रही होती है अपनी बेटी से, बट एक्चुअली में वो कंट्रोल होता है। हाँ यस कंट्रोल एंड शी डोंट रियलाइज कि वो ऐसा करके अपनी बेटी का जीवन बर्बाद कर रही है। Yes. Okay. Okay, anybody has any questions, comments? Yes, दिव्या लीला माता जी, हरे कृष्णा। आप कहाँ से जुड़े हैं हरे माता जी? कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रणाम। आप नेपाल से जुड़े हैं क्या? हाँ जी माता जी, नेपाल से। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। होपफुली कि आप, मुझे पता है कि आप लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं, पर जो ऐसा सोच रहे हैं आप उन्हें कह सकते हैं, उन्हें काउंसल कर सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं, और जो यंग जनरेशन्स हैं उनको भी गाइड कर सकते हैं इस विषय में कि भाई ये बहुत ही खराब है, ऐसा सोचना भी नहीं है। हमारे माइंड में इस प्रकार की कोई कॉर्नर में भी ये थिंकिंग नहीं लानी है कि शादी हो गई अब कुछ और आगे नेक्स्ट पार्टनर हो सकता है। नो, there is nothing like that in the life. There is only one husband in the life, that is with whom I am getting married, bas, that is the end of the life. That is what we have to think, and let our daughters think like this. हमारी हमारी लड़कियों को भी इसी प्रकार से सोचना है कि बस एक ही जीवन में, बस, that's all. Okay, so thank you very much अनन्या राधा माता जी, हरे कृष्णा। आरती तिवारी माता जी, हरे कृष्णा। आकांक्षा माता जी, हेतल माता जी, रीमती माता जी, हरे कृष्ण माता जी थैंक यू हरे कृष्ण माता जी। सबको बहुत अच्छे से समझाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया माता जी। हमारी बच्चों की तो आप मदर के जैसे हैं माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण अनन्या राधा माता जी, हरे कृष्ण, प्रणाम।